जरा सोचिए, अगर आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ना आपके राइट्स होते, ना इलेक्शंस, ना कोर्ट्स और शायद ना ही एक यूनाइटेड इंडिया। लेकिन सवाल ये है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का आइडिया आया कहां से? ब्रिटिश इतनी आसानी से क्यों मान गए? और एक ऐसी असेंबली जो डायरेक्टली जनता से इलेक्ट ही नहीं हुई, उसे रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा गया? आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पॉलिटिक्स, प्रेशर, पावर स्ट्रगल और वो कहानियां देखेंगे जो बुक्स में सिर्फ एक लाइन में लिखी होती हैं। वेलकम टू स्क्रोलिंग स्कॉलर्स। चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत सीरीज का एक और नया एपिसोड, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, जब हम आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये हमें एक सॉलिड, सेटल्ड डॉक्यूमेंट लगता है। लेकिन सच ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, इसका स्ट्रक्चर और इसका बनाना, ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे सालों का पॉलिटिकल टेंशन, वॉर प्रेशर, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस और कई ऐसे डिसीजंस हैं जो अगर थोड़े से भी अलग होते तो आज का इंडिया बिल्कुल अलग होता। इस कहानी की शुरुआत होती है 1934 से। उस वक्त ब्रिटिश राज अपनी पूरी ताकत में था, लेकिन उसी सिस्टम के अंदर एक शख्स ने पहली बार एक रैडिकल सवाल उठाया। ये शख्स थे M.N. रॉय, जो इंडिया के कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर माने जाते हैं। रॉय ने पहली बार कहा कि भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो ये तय करे कि आज़ादी के बाद देश चलेगा कैसे। उनका मानना था कि अगर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पावर ट्रांसफर हुआ तो इंडिया या तो पुराने राजा महाराजाओं के कंट्रोल में चला जाएगा या फिर पॉलिटिकल अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को ऑफिशियली अपना लिया और पहली बार फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। लेकिन सबसे क्लियर और बोल्ड डिक्लेरेशन 1938 में आई, जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से कहा कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ इंडियंस के द्वारा और एक ऐसी असेंबली के थ्रू बनाया जाना चाहिए जो अडल्ट फ्रैंचाइज के बेसिस पर इलेक्टेड हो। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सीधा चैलेंज थी, क्योंकि इसका मतलब था पावर पर उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होना। फिर दुनिया का माहौल बदला। 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हो गया। ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में फंस चुका था। इस जंग के लिए उन्हें इंडियन सोल्जर्स, इंडियन रिसोर्सेज और इंडियन सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। इसी मजबूरी का नतीजा था ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। इस ऑफर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार प्रिंसिपल में मान लिया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, लेकिन शर्त ये थी कि ये सब वर्ल्ड वॉर के बाद होगा। 1942 में इस कमिटमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए। क्रिप्स मिशन का एम था एक ड्राफ्ट प्रपोजल देना जिसमें कहा गया कि वॉर के बाद इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेगा। लेकिन यहीं पर मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि इंडिया एक ही नेशन नहीं है और इसलिए दो ऑटोनोमस स्टेट्स होने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद महात्मा गांधी ने इसे अ क्रैशिंग बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसी फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर और भी बढ़ गया। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा। इस मिशन के 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो मुस्लिम लीग को भी पार्शियली सैटिस्फाई करता था। इसी प्लान के अंडर नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 रखी गई। इसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए थीं और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स में से 292 मेंबर्स 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से आने थे और 4 मेंबर्स 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से, हर एक प्रोविंस से एक। हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स दी गईं, जिसमें रफली हर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट का प्रिंसिपल फॉलो किया गया। ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स को 3 मेजर कम्युनिटीज, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल कैटेगरी के बीच उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया।
हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से इलेक्ट किया जाना था। प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके राजा महाराजा नॉमिनेट करने वाले थे। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी बनी। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट थे, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज खुद लिमिटेड फ्रैंचाइज पर इलेक्टेड थीं। जुलाई-अगस्त 1946 में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की 296 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली और बाकी 15 सीट्स स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स को मिली। प्रिंसली स्टेट्स ने शुरुआत में असेंबली से दूर रहने का फैसला किया और इसलिए उनकी 93 सीट्स भर नहीं पाईं। भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज पर इलेक्टेड नहीं थी, फिर भी इसमें इंडियन सोसाइटी के लगभग सभी सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन था। हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन। उस समय के लगभग सारे बड़े नेशनल लीडर्स असेंबली का हिस्सा थे, सिर्फ महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया और मुस्लिम लीग की डिमांड पर अडिग रही, इसलिए पहली बैठक में सिर्फ 211 मेंबर्स ही मौजूद थे। असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे बुजुर्ग मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बने, जबकि एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट्स चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और बेसिक फ्रेमवर्क को डिफाइन किया। इसमें इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करने का संकल्प लिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स और अन्य विलिंग टेरिटरीज मिलकर एक यूनियन बनाएंगे। प्रोविंसेस और स्टेट्स को ऑटोनमस यूनिट्स का स्टेटस दिया जाएगा, जिनके पास रेसिड्यूअरी पावर्स होंगी जब तक कोई पावर यूनियन को स्पेसिफिकली असाइन न की गई हो। रेजोल्यूशन ने यह भी डिक्लेयर किया कि सारी पावर और अथॉरिटी लोगों से आती है और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, साथ ही इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप सभी लोगों को गारंटी की जाएगी। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए सेफगार्ड्स देने का भी प्रॉमिस किया गया। ये रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को बिना किसी विरोध के यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया और इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पोजीशन पूरी तरह से बदल गई। इस एक्ट ने असेंबली को एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को ऑल्टर या रिपील करने का अधिकार मिल गया। साथ ही असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी का रोल भी मिल गया। इस तरह असेंबली दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी और जब ऑर्डिनरी लॉज बनाने होते थे तो ये डोमिनियन लेजिस्लेचर के रूप में काम करती थी। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में बैठती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते थे और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती थी तब जी.वी. मावलांकर इसका चेयर करते थे। ये अरेंजमेंट 26 नवंबर 1949 तक चला। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के एरियाज से आने वाले मुस्लिम लीग के मेंबर्स असेंबली से अलग हो गए। इसके बाद असेंबली की स्ट्रेंथ 389 से घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की सीट्स 296 से घटकर 229 रह गईं और प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स 93 से घटकर 70 रह गईं। इसके बाद धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में शामिल होने लगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम के लिए असेंबली ने कई कमिटीज बनाईं। इनमें से कुछ मेजर कमिटीज थीं, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिनके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज, जिसके चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। इस एडवाइजरी कमेटी के अंडर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज के लिए अलग अलग सब कमिटीज बनाई गईं। स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन सभी कमिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे और उनके साथ एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी जैसे मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सिर्फ 141 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पहला ड्राफ्ट फरवरी 1928 में पब्लिश हुआ, जिसके बाद देश के लोगों को सजेशंस और अमेंडमेंट्स देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। इन सब इनपुट्स के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। फाइनल ड्राफ्ट डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को असेंबली में पेश किया। इस पर पहले जनरल डिस्कशन हुआ, फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुई, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चली। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। उस दिन असेंबली के 299 मेंबर्स में से 284 प्रेजेंट थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया। इसी डेट को प्रियम्बल में ये लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, एनैक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे मनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील कर दिए गए, जबकि प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को कंटिन्यू रखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर कई क्रिटिसिज्म्स भी हुए। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। कुछ ने इसे सॉवरेन नहीं माना क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के अंडर बनी थी। कुछ लोगों का कहना था कि असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लिया, और इसी कॉन्टेक्स्ट में नज़ीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा। कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि असेंबली कांग्रेस डोमिनेटेड थी, जैसा कि ग्रैंडविल ऑस्टिन ने रिमार्क किया कि द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। कुछ लोगों ने इसे लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड और हिंदू डोमिनेटेड भी कहा। लेकिन इन सब के बीच कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक कलेक्टिव, इंक्लूसिव और हिस्टोरिक एक्सरसाइज थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के लिए नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अप्रूव किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट चुना। एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल सिंबल था। सर B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, H.V.R. अयंगर असेंबली के सेक्रेटरी थे और S.N. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से इटालिक स्टाइल में लिखा था, जिसे शांति निकेतन के आर्टिस्ट्स नंदलाल बोस और ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने डेकोरेट किया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत रिपब्लिक बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ऑफिशियली पूरा हुआ, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंडिया जैसे डाइवर्स देश को एक साथ बांध कर रखता है, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है।